100 लोगों को पारदर्शी से जो है नौकरी दी गई, जो सबसे बड़ी संस्था है भारत सरकार। और मुझे बड़ी खुशी है कि तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो नेता इंदिरा हृदय दीदी थी स्वर्गीय हमारी, उन्होंने सदन में मुझे शाबाशी दी कि मंत्री जी आपने कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। और ये तो माननीय मंत्री जी तब से यही कह रहे हैं कि धन्यवाद। आप एजेंसियों के तो नाम बताए ना दिनांक वाइज। मैं कहता हूँ ये कोई ऐप थोड़ी ना है, हमको तो एजेंसियों का कीजिए। तभी दोबारा मंत्री भी बने। मेरी माता जी का आशीर्वाद बड़ा कारगर साबित होता है। अच्छे काम की तारीफ करती थी इंदिरा जी। आप लोगों को भी यही करना चाहिए। जो माननीय उमेश जी ने कहा, हमने 3 बैंकों में नियुक्तियां की गई। नियुक्तियों में जब ये बात आई कि साहब बोर्ड ने गड़बड़ किया है, मैंने तुरंत जांच बिठाई। जैसे मैंने शपथ ली, अगले दिन पहला काम मैंने किया, जब मैंने दोबारा शपथ ली अभी सरकार में, पहले दिन मैंने जांच बिठाई और उसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई। जिन लोगों ने गड़बड़ किया उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति हो गई है, जो लोग गड़बड़ लगे उनके खिलाफ संस्तुति हो गई है। और मैं कह रहा हूं अध्यक्ष जी आज सदन में कि जितने लोगों ने भी गड़बड़ की है उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। और एजेंसियां तो बता दीजिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, तब से अपने धन्यवाद करिए, ये करिए करेंगे। एजेंसियों के नाम तो बता दें दिनांक वाइज पूरे राज्य में। ये कब देंगे, इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा भी नहीं है और इशारे भी कर रहे हैं। इशारों में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मेरे कार्यकाल में प्लीज नहीं प्लीज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में कोई अनियमितता, कोई घोटाला हुआ है तो उसकी जांच करानी चाहिए आपने। कहीं बोर्ड के माध्यम से कोई अनियमितता हुई है, उस वक्त तो पहले से परंपरा थी कि बोर्ड को ही अधिकार दिया गया था और बोर्ड ने ही नियुक्तियां की, लेकिन कहीं पर कुछ तरह की आपके पास संज्ञान में आई, उस पर आपने जांच करानी चाहिए थी। मेरा आपसे ही कहना है माननीय अध्यक्ष जी। मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जी 5 साल मंत्री रहे हैं, वो भी जानते हैं कि बोर्डों का अधिकार है और वो कोऑपरेटिव सेक्टर की सारी बारीकियां जानते हैं। हमारे माननीय बिशन सिंह चौफाल जी भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता, वो भी जो है कोऑपरेटिव। माननीय मंत्री जी, आप एजेंसी के नाम एजेंसी के देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा AR है कोऑपरेटिव और जो हमारा DR है, उसकी अध्यक्षता में जांच कमेटी बैठी, उन्होंने जांच की और जांच की रिपोर्ट बताएं दिनांक वाइज। मैं आपको दिनांक वाइज पूरा प्रकरण दे दूंगा। भेज देंगे। माध्यमिक विद्यालय नवादा विकासखंड रायपुर देहरादून की छात्र छात्राएं एवं अध्यापक विधानसभा की कार्यवाही देखने हेतु दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, तारांकित प्रश्न 1 श्रीमती ममता राकेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 1 बस। अब आप पढ़ावा मान लिया जाओ, बोल दियो। पढ़ावा मान लिया जाए। माननीय नहीं, एक शब्द बोलेंगे तो एक शब्द तो बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ावा मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि BRC, CRC व BRC महत्वपूर्ण पद हैं, काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण पद पर भी पहली बात तो ये कि आउटसोर्सिंग एजेंसी से आप इन पदों को भरने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 955 के लगभग पद हैं, रिक्त हैं, जो इनके लिए जब हमारे आरक्षण की व्यवस्था की मैंने बात की है, जब हमारे पद इतने रिक्त हैं, राजकीय स्थायी नियुक्ति इन पदों पर होनी चाहिए। पहली बात तो ये।
दूसरी बात यह है कि अगर आप आउटसोर्सिंग से रख रहे हैं तो कितने समय के लिए ये पद भरोगे, उसके बाद फिर इसका मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद फिर आप इनको पदों को भरने की बात करोगे। ठेकेदारी तो दे रहे हैं आप 10 साल के लिए, और इन पदों की समय सीमा आप बताएंगे कितनी देर, और दूसरे इनका सैलरी कितनी निर्धारित करोगे। कम से कम एक प्राथमिक शिक्षक के समकक्ष तो इनकी सैलरी होनी ही चाहिए। तो क्या इनका सैलरी इतनी होगी कि जितना प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान होता है उसके समकक्ष इनकी वेतनमान दिया जाएगा? माननीय मंत्री आउटसोर्सिंग खत्म करो, हर विभाग में सारे रिक्त पदों को भरो, सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्षा जी, पहले तो मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सदन बहुत अच्छा चल रहा है। अरे बड़ी, आज मुझे प्रेस के लोग भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा चल रहा है। और अच्छी परंपरा यह है कि यहाँ पे सब लोग अपने क्षेत्र के प्रश्न भी पूछते हैं, हम उसका जवाब भी देते हैं। जहाँ तक श्रीमती ममता राकेश जो हमारी सम्मानित विधायक जी हैं, उनका प्रश्न है कि क्या विद्यालय शिक्षा मंत्री बताएंगे कि सीआरसी और बीआरसी के पदों की भर्ती में आरक्षण दिया जा रहा है। मैंने उत्तर में दिया है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, और आरक्षण वैसा दे रहे हैं जैसा कि हमारी सरकार में सभी पदों पर आरक्षण दिया जाता है। हम लोग अनुसूचित जाति के लिए 19% दे रहे हैं, जनजाति के लिए 4% दे रहे हैं, ओबीसी के लिए 14% दे रहे हैं, और अन्य जो आरक्षण है, विकलांग हो गया, वो सब है, वो क्षेत्रीय आरक्षण जो भी सरकार का होता है वो दे रहे हैं। तो आपको तो हाँ वो भी दे रहे हैं, क्षेत्रीय आरक्षण मैंने बोल तो दिया। तो पहले तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए था सरकार को कि आप आरक्षण दे रहे हैं। नहीं, अरे देखो भाई, और दूसरा धन्यवाद देना चाहिए था अध्यक्ष जी, और दूसरा अध्यक्ष जी, बड़ी बात यह है कि ये मैं पूरे सदन के सामने रखना चाह रहा हूं कि समग्र शिक्षा अभियान चला था 2001 में। उस समय इस अभियान का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। और अध्यक्ष जी, तब से लेकर आज तक बीआरसी सीआरसी में जो है कभी भी पदों की भर्ती नहीं की गई। हमारे जो टीचर स्कूलों में काम करते थे वो टीचर प्रतिनियुक्ति पे वहां भेज दिए जाते थे और स्कूल खाली रहते थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो पहले तो दीदी को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मंत्री जी तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है कि बेरोजगारों को नौकरी भी दे रहे हैं। पहले सुन तो लो, पूरी बात है। मैं आज आप 20 मिनट तभी बोलो, मैं जवाब दूंगा आपका। नहीं सुन लीजिए। अब माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान इसका नाम रखा गया, और समग्र शिक्षा में ये अभियान जो है भारत सरकार का है। भारत सरकार ने हमको टोटल जो पद दे रखे हैं उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन है, टोटल हमको जो पद दिए गए हैं वो 285 पद हैं बीआरसी में, 670 पद हैं सीआरसी में, टोटल 955 पद दिए गए हैं। और जब हमारी सरकार आई और मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने कहा भाई कि हम टीचरों को पढ़ाने के अलावा बीआरसी सीआरसी का काम नहीं देंगे, और यहाँ जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार नियुक्तियां की जाएंगी। भारत सरकार कहती है कि राज्य परियोजना अधिकारी जो होगा वो पदेन महानिदेशक होगा, अपर राज्य परियोजना निदेशक होगा, वो लेवल 13 का होगा, वो भी विभाग से प्रतिनियुक्ति से आएगा। वित्त नियंत्रक जो है वो भी लेवल 13 का होगा, वो भी प्रतिनियुक्ति से आएगा। संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक है लेवल 12 का, वो भी प्रतिनियुक्ति से आएगा। ऐसे उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी है। और जो बीआरसी सीआरसी हैं उन्होंने कहा कि ये आउटसोर्स से रखे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार कह रही है, और भारत सरकार ही इसके लिए राज्यों के लिए क्या देती है, पैसा देती है। उनके तनख्वाह भी फिक्स है,
कि किसको 25,000 रुपये मिलेंगे, किसको 40,000 रुपये मिलेंगे, किसको 50,000 रुपये मिलेंगे, किसको 1 लाख रुपये मिलेंगे। ये भारत सरकार के मानक तय है। दीदी को ये धन्यवाद देना चाहा था मुझे। हाँ, दीदी को ये धन्यवाद देना चाहा था मुझे कि पहली बार किसी मंत्री ने, यार हृदय आज तुम इतने गर्म क्यों, पहली बार किसी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री और मैंने जो है साहस किया कि 955 लोगों को अपने राज्य में बीआरसी सीआरसी में नौकरी देंगे और जो वो चाहती हैं दीदी वो आरक्षण भी देने का काम कर रही है। अब इससे ज्यादा ताली तो बजा दो दीदी इसके लिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी ये कहा कि शिक्षक केवल विद्यालय में पढ़ाए, इसीलिए बीआरसी और सीआरसी पदों की भर्ती हम आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग से करने के क्या हुआ? दूसरा ये कह रही क्या शिक्षक अब केवल पढ़ाएगा, उसके अलावा अन्य जो ड्यूटियां लगाई जाती हैं वही कह रही, शिक्षक का ही पूछ रही हूँ कि जो चुनाव ड्यूटी होती है, जनगणना होती है, पशुगणना होती है और तमाम जगह शिक्षकों की कहीं भी जहाँ कोई ड्यूटी नहीं करता वहाँ शिक्षकों को भेज दिया जाता है, तो केवल विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने का ही काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, NEP 2020 में भारत सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि शिक्षक को अब पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं दिया जाएगा और राज्य सरकारें अब धीरे धीरे शिक्षकों को जनगणना से भी, चुनाव ड्यूटियों से भी धीरे धीरे जो है 2027 तक जो है भारत सरकार ने कहा है कि अब आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, टीचर को पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हम कर रहे हैं इसको। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए एक सवाल करूंगा मैं। जो बीआरसी सीआरसी के पद आप कर रहे हैं, इसमें आप आरक्षण की तो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये आप बताएंगे कि इसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी करेंगे आउटसोर्स में या फिर बाहर के लोगों को लाने का काम करेंगे? और दूसरा, ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? माननीय अध्यक्षा जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमारे भाई ने। मेरे पे एक आरोप लगा जब हमने नर्सिंग भर्ती की, सुन लीजिए, और हमारी सरकार पे लोगों ने फेसबुक में चलाया कि सब बाहर के आगे नर्सिंग अधिकारी। वर्षवार जब नियुक्तियां की गई हमने तो बहुत चलाई, मैं भी चुपचाप रहा। अच्छा हो गया आपने पूछ लिया आज। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ, मैं तो कैसे बोलते, धन्यवाद कर दो चौहान जी का। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं और अपने संसदीय कार्य मंत्री का भी धन्यवाद दे रहा हूं। और धन्यवाद क्या दे रहा हूं, और सबका धन्यवाद दे रहा हूं कि जितने नर्सिंग अधिकारियों की हमने नियुक्ति की है 100% उत्तराखंड के लोगों को। चलिए बढ़िया। और इसमें नहीं उनका जवाब दे रहा हूँ। और इस बीआरसी सीआरसी में भी हम जितने आउटसोर्स से लगाएंगे वो उत्तराखंड के मूल निवासियों को लगाएंगे, बाहर का कोई नहीं। कितने समय? माननीय अध्यक्ष जी, 10 मार्च 2023 को एक आदेश कार्यालय महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से जारी हुआ था कि कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ है, मैं बता रही हूँ। दरगाह प्रबंधक रजिया को दरगाह प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्कूल के अलावा, पढ़ाई के अलावा कोई कार्य नहीं करने, तो क्या उसे हटाया जाएगा? माननीय मंत्री, क्या बताया आपने? दूसरे विभाग में है। आप क्या चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं? ऐसा मैं आप ही के लिए तो खड़ा हो रखा हूँ। नहीं फॉर्म नहीं भाई, देखो रखा हमने, कोई झूठ थोड़ी बोले यहाँ पे। माननीय अध्यक्ष जी, हर कार्मिक का जो सर्विस बुक होती है उसमें लिखा रहता है कि वो जो है अपने जीवन में 5 साल या 3 साल प्रतिनियुक्ति पे भारत सरकार भी जा सकता है, अन्य विभागों में भी जा सकता है, और कहीं भी वो जाने के लिए क्या है उसके लिए हुआ है। अब जब कौन सा विभाग है जो वहां प्रतिनियुक्ति पे गया?
वहां जब विज्ञापन आया होगा कि भाई हमको प्रतिनिधि पे फलाना फलाना योग्यता का जो है व्यक्ति जो है अप्लाई कर सकता है, अप्लाई हमारे टीचर ने भी क्या होगा, और जब हमारे टीचर ने अप्लाई किया होगा तो उसका जो है रिटर्न भाईबा कुछ तो हुआ होगा, ठीक हो गया। उसके बाद वो सेलेक्ट होके 1 साल 2 साल 3 साल जो भी प्रतिनियुक्ति का होता है वो वहां गया होगा। अब तय ये करना है कि मैं अगर आपकी मानूं तो आप कह रहे हैं कि जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो मेरा कहना है ये तो कह रहे हैं वापस आना चाहिए, कह रहे हैं तो बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। आप चलिए मानिए अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 2 नहीं, अब हो गया, नहीं प्रश्न संख्या 2, ये कितना टाइम प्रश्न संख्या 2, माननीय मंत्री प्रश्न संख्या 2, ये पद कितने समय के लिए बस महत्वपूर्ण चीज है। माननीय सदस्य। एक मिनट बहन जी, मैं ये हम जो आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, हमारी चिंता ये रहती है कि किसी भी क्षेत्र में जब आउटसोर्सिंग करते हैं तो उसका दायरा हमको थोड़ा सा समेटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे ब्लॉक स्तर पर अगर हम कोई नियुक्ति कर रहे हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए उस ब्लॉक के लोग ही पहले लगे, जिला स्तर कोई नियुक्ति तो जिले के लोग लगे। अभी कठिनाई क्या होती है कि आदमी नियुक्ति तो पा लेता है, उसके बाद देहरादून आने के चक्कर में लग जाता है, हरिद्वार आने के चक्कर में। तो क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं, सरकारी सिस्टम में तो खैर एक बड़ा वो हमको अमेंडमेंट वगैरह करने पड़ेंगे, लेकिन जो आउटसोर्स है, आउटसोर्स पे हमारा सीधा नियंत्रण होता है एजेंसी का। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जिस स्तर की नियुक्तियां हैं, मान लो ब्लॉक स्तर पर कोई आउटसोर्स की नियुक्ति हम करना चाहते हैं, तो क्या ब्लॉक स्तर का जो आधार कार्ड होल्डर, माननीय सदस्य बैठिए, आपका सवाल आ गया। आधार कार्ड होल्डर, माननीय सदस्य आपका सवाल आ गया। ये बड़ा विषय है, ये पूरे उत्तराखंड का भविष्य का विषय है जो मैं बोल रहा हूँ। इस छोटे से प्रश्न के माध्यम से मैं पूरे उत्तराखंड के जो पलायन है, जो नौजवानों की स्थितियां हैं, उस पर बात कर रहा हूँ, उस पर चोट कर रहा हूँ। उसके लिए कोई व्यवस्था बनाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, तो चर्चा का विषय पूरे सदन का। माननीय अध्यक्ष जी, ये क्योंकि प्रश्न सभी विभागों से संबंधित है और हम भी चाहते हैं कि आउटसोर्स से जो भी व्यक्ति लगे वो या तो उस जिले का हो, या जो है उस ब्लॉक का हो, या फिर जो है जिन्होंने जमीन दान दी हो उनका कोई व्यक्ति हो, या हम भी चाहते हैं। लेकिन जब हम विज्ञापन निकालते हैं तो लोग कोर्ट चले जाते हैं, और जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में ये आदेश आ जाता है कि भाई आपने इसको जो है यहीं तक क्या क्यों सीमित क्यों रखा। तो या तो हम इसमें जो है पूरे विभागों की नियमावली चेंज करें, ठीक हो गया। तो ये व्यापक विषय है और मुझे लगता है कि इस पर विचार होगा, या तो सरकार बैठी है। एक प्रश्न के माध्यम से मैं जानना चाहूँ माननीय मंत्री जी, चुप रहिए यार, थोड़ा सा बात कर लीजिए। ये उत्तराखंड का बुनियादी प्रश्न है, माननीय मंत्री समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या सरकार इस पर आश्वासन देगी? नहीं, एक मिनट, फुरकान साहब का सरकार क्या इस पर आश्वासन देगी? इस पर कोई विचार होगा क्या? प्रश्न संख्या 2 माननीय श्रीमती ममता राकेश जी, प्रश्न संख्या 2। महत्वपूर्ण भाई, प्रश्न संख्या 2 माननीय अध्यक्ष। सवाल करिए माननीय सदस्य, सवाल करिए, सवाल करिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि विभागों के नाम बताए हैं कि इन विभागों में गोल्डन कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि क्या देहरादून शहर में मैक्स हॉस्पिटल और सिनर्जी अस्पताल भी इसमें शामिल किए गए हैं? और चलो एक का बता दो पहले, फिर दूसरा पूछो। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो माननीय विधायक हैं श्रीमती ममता राकेश जी, वो टीचर भी रहे हैं, बहुत ज्ञानी भी हैं, और भाई के साथ कभी कभी नाइंसाफी कर लेते हैं। सवाल वो पूछ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के अधीनस्थ राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों को गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाएगी? मैंने कहा हाँ, दी जाएगी। वो दूसरा सवाल कह रहे हैं कि क्या आप इन सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पे लागू करेंगे? मैंने कहा हम करेंगे। अब ये कहाँ से आ गया है कि साहब वो हॉस्पिटल है, फलाना हॉस्पिटल?
अब मैं कुछ उत्तर में जो अगर आपकी अनुमति होगा तो मैं कुछ इसमें बोलना चाहता हूं, और आप भी ध्यान से सुन लीजिए दीदी, फिर कोई दिक्कत होगी तो फिर मुझे बताइए आप। माननीय अध्यक्षा जी, जब उत्तराखंड राज्य बना तो लोग बहुत परेशान रहते थे स्वास्थ्य के कारण, और कार्य में भी दिक्कत रहती थी। हमारी जब सरकार आई और पिछली सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लाई, और उत्तराखंड सरकार ने उससे बड़ा काम ये किया कि हमने आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ में अटल आयुष्मान योजना चला के पूरे प्रदेश के लोगों को उसमें आच्छादित किया। उसमें खाली बीजेपी कांग्रेस नहीं है, उसमें सब लोग, ठीक है। अब इसमें भी, हाँ धन्यवाद है, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो ना, प्रेस वाले भी सुनेंगे। अब माननीय अध्यक्षा जी, हमारी सरकार के द्वारा जितने भी कार्मिक हैं हमारे राज्य के, अभी तक गोल्डन कार्ड धारकों की जो संख्या हमारे राज्य में 4,87,000 कार्मिकों के हमने गोल्डन कार्ड बना रखे, और इसमें अभी तक जो है 1,15,098 मरीजों का हम इलाज करा चुके हैं, जो कि क्या है हमारे कार्मिक हैं। और माननीय अध्यक्षा जी, 349 करोड़ 46 लाख रुपए हम इन पे क्या कर चुके, खर्च कर चुके हैं। अब आज की डेट में जो भी कार्मिक जो है हॉस्पिटल जाता है, ओपीडी में जब वो जाता है तो जब वो वहां पैसा जमा करता है तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है, वो बाद में बिल देगा और उसको हम क्या करते हैं, रिफंड करते हैं। आईपीडी में अगर जाएगा कार्मिक तो उसको कैशलेस इलाज जो है फ्री है। उनके लिए, जनता के लिए 5 लाख है, कार्मिकों के लिए क्या है, अनियमित है। वो 10 लाख भी खर्चा होगा हम देंगे, 15 लाख भी होगा वो भी देंगे, 20 लाख भी वो भी देंगे। अब हमने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक देहरादून 2, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पौड़ी 3 पड़ा हुआ मान लिया, इनको जो है सम्मिलित कर दिया इसमें। अब जो दीदी कह रही है, दूसरा जो सबसे अच्छा प्रश्न कह रही दीदी कि क्या अन्य निगमों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, मैंने कहा किया जाएगा, ठीक है। हम लोग पूरा बोलने दो। हमारी सरकार अध्यक्षा जी, उत्तराखंड परिवहन निगम 1, गढ़वाल विकास निगम 2, कुमाऊं विश्वविद्यालय 3, डीबीएस कॉलेज 4, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 5, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी 6, उत्तराखंड जल संस्थान 7, श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज देहरादून 8, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम 9, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर 10, उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास निर्माण निगम 11, उत्तराखंड वन विकास निगम 12, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 13, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 14, बद्रीनाथ बद्री केदार मंदिर समिति 15, इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं अभी लिया नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं, आपके हिसाब के लिए बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन देहरादून 16, उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम 17, गोविंद बल, ये पढ़ा कहाँ, ये तो मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, याद तो भाई मैं चुपचाप रहूं। देखो ये सबके हित के लिए, मैं इसमें आप थोड़ा बोलने दीजिए मुझे। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी 19, दून विश्वविद्यालय 20, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय 21। अब फिर आपको हो गया कि हमारा क्यों छोड़ दिया, देखो आप शहरी विकास निदेशालय पंचायती राज, आप भी धन्यवाद दे दीजिए। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पुलिस वालों को भी धन्यवाद देना चाहिए हमको। मुख्यालय उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, विपिन त्रिपाठी कुमाऊं, कहाँ हमारे, ठीक है, आज कहाँ विधायक जी आए नहीं हो।
जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है कुमाऊं का, उसको भी ले रहे हैं। और वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अभी आए नहीं आज हमारे मंत्री जी। उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन, उनको भी ले रहे हैं। उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, उनको भी ले रहे हैं। ब्रिज रूपवे टनल, देखो कितना बड़ा काम कर रहा है अब कि टनल के अंदर अगर कोई मरीज अगर इंजर्ड होता है उसको भी इसमें ला रहे हैं। उत्तराखंड रूपवे टनल एंड अदर जो भी हैं, ये बिटकुल हो गया, ये सब आ रहे हैं इसमें। झील विकास प्राधिकरण को भी ला रहे हैं हम लोग, भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण को भी ला रहे हैं, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को भी ला रहे हैं, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास को भी ला रहे हैं, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को भी ला रहे हैं, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये जितने प्राधिकरण अभी 10-12 हो रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं, इन्होंने हमारे यहाँ एप्लीकेशन दे रखी है और हम इनको भी गोल्डन कार्ड में आच्छादित करने का निर्णय। माननीय सदस्य शहजाद जी, शहजाद जी बोल रहे, माननीय आपका बाद में अंत में शहजाद जी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, हम तो प्रश्न को पूछ पा रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार गोल्डन कार्ड सिनर्जी मैक्स हॉस्पिटल में जो कर्मचारी पेंशनर हैं उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करेगी। ये दूसरा, और कर्मचारियों को ओपीडी में दवाइयाँ इत्यादि भी कैशलेस करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में 15 राज्य से बाहर भी लगभग 1500 हॉस्पिटल हमने इस पे इन पैनल किए हैं कि कोई भी व्यक्ति है या कार्मिक जो है वहाँ इलाज कराने के लिए जा सकता है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्पेसिफिक 2 हॉस्पिटल पूछे हैं। आप अगर हल्द्वानी का वो भी पूछ लेते ब्रिजलाल, तो उसका भी उत्तर दे देता मैं। हाँ, केवल ब्रिजलाल है हल्द्वानी में? हाँ, सुन तो लीजिए आप। केवल ब्रिजलाल है माननीय मंत्री जी? आप और 2-3 और पूछ लीजिए। नहीं, मैं धन्यवाद सारी कर दीजिए, मैं पूरा धन्यवाद दे दूंगा आपको। अध्यक्ष जी, आज सबको दे देंगे। अध्यक्ष जी, ये स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना हम ब्रिजलाल देखते हैं, ना जिसमें हम सिनर्जी देखते हैं। क्या है कि 2-4 हॉस्पिटलों ने थोड़ा इसमें ये कहा था कि वो गोल्डन कार्ड और आयुष्मान लेने में कतरा रहे थे, और मैंने अभी उनकी बैठक कर दी है। मुझे पता था कि हमारे बड़े भाई साहब नेता प्रतिपक्ष जी इस सवाल को जरूर पूछेंगे, और मैंने उनकी बैठक की कि आपको अगर उत्तराखंड में हॉस्पिटल चलाना है तो आपको गोल्डन में भी आना पड़ेगा और आयुष्मान में भी आना पड़ेगा। और इसलिए उत्तराखंड के जितने भी हॉस्पिटल हैं, ठीक है कि वो 100 बेड का है, हमारे वो 10 बेड आयुष्मान के लिए रिजर्व कर दें, गोल्डन के लिए 10 बेड रिजर्व कर दें। लेकिन उत्तराखंड में जिस भी हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल है, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल है, उसको इससे भागना नहीं पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो इलाज तो उसको कराना पड़ेगा, और हम उसका पैसा देते हैं। माननीय सदस्य शहजाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो घातक बीमारी है कैंसर या अन्य, क्या उसमें अटल आयुष्मान कार्ड की सीमा आप बढ़ाने जा रहे हैं? तो गोल्डन कार्ड का, गोल्डन कार्ड। माननीय अध्यक्ष जी, गोल्डन कार्ड की तो कोई सीमा है नहीं, आम आदमी को थोड़ा ही मिल रहा है। और वही तो अभी तो गोल्डन कार्ड का है, वो आने वाला है प्रश्न, अभी है वो, अभी 18वां प्रश्न है, अभी आएगा वो भी, चाहे 10 मिनट हो लगेगा, उसका भी जवाब दूंगा मैं आज। अध्यक्षा जी, हम जब से आयुष्मान योजना चला रहे हैं, 60,000 से ज्यादा जो है कैंसर के पीड़ितों का इलाज हमारी सरकार फ्री करा चुकी है। और ये भी सत्य है जो माननीय विधायक जी ने कहा कि कैंसर का इलाज जो है थोड़ा महंगा इलाज है। तो अभी जो प्रश्न आगे, वो प्रश्न पूछा है हमारे किसी साथी ने, उसमें मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। लेकिन हम कैंसर के रोगियों का इलाज जो है आयुष्मान में फ्री कराते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है मंत्री जी, आपने आयुष्मान कार्ड, पीछे पहले सुमित्र देश पूछेंगे।
माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में अस्पतालों की बात करी और गोल्डन कार्ड, आयुष्मान दोनों ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आपने कहा कि आप उनसे बात करेंगे। मैं आपसे ये जानकारी जानना चाहता हूं कि इस वार्ता के बाद क्या कोई शासनादेश या कोई कैबिनेट में पारित होकर ये कोई बिल आने वाला है कि अनिवार्यता बनेगी इन अस्पतालों के लिए? धन्यवाद। मोदी जी की गारंटी जो है, जो बोल दिया वो पक्की है। एक मिनट आ रहा हूं मैं भी। दूसरा, हमारी सरकार ने जब ये तय कर दिया कि भाई हमको, देखो आप फिर आप चीनी पे चले गए आयुष्मान से, ठीक है? नहीं, ऐसा हुआ माननीय कि हमारे माननीय विधायक हल्द्वानी, माननीय अध्यक्षा जी अभी एक कार्यक्रम में साथ थे, और मैं प्रसंग बस इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि क्वेश्चन मार्क किया मुझ पे। वो एक कार्यक्रम में थे और वो डर डर के 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे कॉलेज के लिए। मैंने कहा मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा इस कॉलेज को, और 1 महीने बाद मैंने 10 करोड़ रुपए दिया। पूछ लीजिए, साक्षी है, बोलो दिया कि नहीं दिया? तो मैं भी अधिकार से दिया कि नहीं दिया? तो धन्यवाद तो दे दो, ठीक है? तो माननीय अध्यक्षा जी, हमने जिन जिन हॉस्पिटलों से बात हो गई है उसका जल्दी हम लोग एक सर्कुलेशन जारी करेंगे कि ये हॉस्पिटल भी आयुष्मान और गोल्डन कार्ड में सम्मिलित की जाए। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है माननीय, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब, बहुत। माननीय अध्यक्षा जी, चूंकि ये बात ठीक है कि प्रश्नकाल विपक्ष का होता है, और अभी हम दूसरे प्रश्न के से आगे नहीं बढ़े हैं, और समय एक मिनट भाई साहब, सुन तो लीजिए भाई साहब, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना ये विपक्ष का होता है प्रश्नकाल। माननीय अध्यक्ष जी, परंपरा ये रही है कि एक प्रश्न के सापेक्ष आप 3 अनुपूरक कर सकते हैं। मुझे लगता है इसी प्रश्न के सापेक्ष कम से कम 15 अनुपूरक हम लोग पूछ चुके हैं। ठीक है, तो मेरा अनुरोध है कि सभी के सवालों का जवाब आ जाए। माननीय मंत्री जी, बहुत महत्वपूर्ण है, आपने गोल्डन कार्ड की बात करी और आयुष्मान कार्ड जो बहुत महत्वपूर्ण है, आयुष्मान कार्ड जो बहुत महत्वपूर्ण है। आयुष्मान कार्ड केंद्र का कार्ड है, केंद्र सरकार का कार्ड है, लेकिन जब हमारा उत्तराखंड का आदमी कोई बीमार होता है, मान लीजिए बनबसा का कोई, माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा इसलिए उदाहरण वहां का दे रहा हूं, बनबसा का कोई व्यक्ति बीमार होता है और हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत या सुशीला तिवारी सबको पता है, वो भोजीपुरा जाता है, तो आपकी सरकार ने ये बैरिकेड कर दिया है जो भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड है कि अगर आप बनबसा से बीमार होते हैं तो पहले आप चंपावत जाएंगे उल्टा 75 किलोमीटर, या तो आप जिला अस्पताल से रिफर करा के लाओ या फिर आप सवाल करिए। वही पूछ रहा हूं, या तो जिला अस्पताल से रिफर कराओ या मेडिकल कॉलेज से रिफर कराओ। तो वो जो जा रहे हैं, खटीमा कोई बीमार होता है तो उसे भोजीपुरा जाने के लिए रुद्रपुर जाना पड़ता है। तो क्या जो CSC सेंटर हैं आपके, जो छोटे अस्पताल जहां पर है, उनके रिफर को अन्य राज्य में भी आयुष्मान के लिए मान्य होगा? वो चिट्ठी लिख के आप भेजेंगे या लोगों को इसके लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो 8वां प्रश्न आयुष्मान का है, उसका भी जवाब दूंगा मैं भी, लेकिन हमारे माननीय भुवन कापड़ी जी ने कहा है कि क्या अभी तक व्यवस्था ये है कि कोई भी मरीज, अगर पहाड़ में कोई मरीज है तो वो जो है पहले हमारे हॉस्पिटल जाएगा, जो भी निकटतम हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है। तो पहाड़ में रेफर की व्यवस्था यह है कि वो सरकारी में भी जा सकता है, प्राइवेट में भी जा सकता है, वहाँ से हल्द्वानी भी आ सकता है, देहरादून भी आ सकता है। तराई में जो हमारे 2-3 जिले, वहाँ हमने व्यवस्था बनाई है कि कोई भी मरीज अगर पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे अगर उसको दिक्कत है तो वो जो है प्राइवेट को रेफर करेगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल को लिखना पड़ेगा कि हम रेफर क्यों कर रहे हैं। नहीं तो हो क्या रहा था कि सारे लोग क्या है प्राइवेट में चले जा रहे थे। इसके कारण हमने व्यवस्था बनाई कि मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अब जो आप व्यवहारिक दिक्कत आप बता रहे हैं कि बनबसा के आदमी को जो है
उल्टा जाना पड़ता है। इस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे ताकि किसी भी मरीज को दिक्कत। प्रश्न संख्या 4 माननीय विक्रम सिंह नेगी जी को चिट्ठी भेजेंगे उसमें कितने सवाल हो गए? माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कर्मचारियों के ओपीडी में कैशलेस मना किया ना, उसका उत्तर नहीं आया मानी। माननीय अध्यक्षा जी, जो ओपीडी हमारी वो पूरे देश में उसको प्रतिपूर्ति ही दिया जाता है। ठीक तो प्रतिपूर्ति और हम दे रहे हैं। मानी एक ही बात है, वो चाहे बाद में पैसा ले ले या पहले बात एक ही है। जवाब आ गया माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 4 माननीय विक्रम सिंह नेगी जी। प्रश्न संख्या 4 पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीएससी चौंड लमगांव में गर्भवती 2 महिलाओं की रेफर करने के बाद आधे रास्ते में मृत्यु हो गई। उस दिन अस्पताल चौंड लमगांव में कितने डॉक्टर तैनात थे? और आप अपने जवाब में लिखा कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उप जिला चिकित्सालय नरेंद्र नगर से रोटेशन पर चौंड में तैनात की गई, वो किन किन तिथियों को अपनी सेवाएं चौंड लमगांव में देने जाती हैं? पर्ची की जरूरत नहीं है यहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, जो टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र